शुक्ला नाम है हमारा। बहुत स्वागत करते हैं आज की क्लास में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राणी जगत के नेक्स्ट लेक्चर को। लास्ट क्लास तक मैंने आप लोगों को पोरीफेरा के ऊपर में कंप्लीट नॉलेज दे दिया था और आपको समझाया था कि फाइलम होते क्या है और फाइलम को हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को एक बार फिर से रिवीजन करें कि पोरीफेरा के पास में यूनिक फीचर्स क्या था और जिन विषयों पे मैंने आपको याद करने कहा था उन सभी विषयों को पॉइंट वाइज अपने दिमाग में बैठा ले कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला पार्ट ये आता है जैसे हमारे पास में कोई भी चीजें हैं, जैसे कोई भी फाइलम हमारे पास में लिखा हुआ है तो उसके पास में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, लार्वा बनते हैं उसमें, नीडोब्लास्ट कह रहा हूँ, कॉलर सेल क्या होता है, कोइनोसाइट सेल क्या होता है, इन सभी विषयों पे अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो डिटेल में पढ़िए, रिविजन करके पढ़िए और जो चीज समझ नहीं आए फिर आप वो मुझे बता सकते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में और इस लेक्चर पे हमें डिटेल करना है बाकी सारे पोर्शंस को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर में कि सारे क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। एनिमल किंगडम के अगले फाइलम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एनिमल किंगडम जो है, अब अगला हमारा फाइलम होगा कौन सा, पोरीफेरा तो हो गया। तो पोरीफेरा का पूरा रिवीजन एक बार फिर से करिए और पोरीफेरा को याद जरूर रखिएगा। मैं जब तक आपको पूरे 11 फाइलम नहीं बताता, आप उसे जब जब दूसरे फाइलम की तरफ में पहुंचे तो पहला फाइलम याद करके रखिएगा। ठीक है, कि उससे पहले वाले फाइलम में हमने क्या क्या पढ़ा था। क्या हमने देखा था वो लवणीय था, हमने ये देखा कि वो समुद्र में रहता है, लेकिन एक पार्ट है स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर में रहता है। फिर हमने देखा कि इसके पूरे शरीर में पोर हैं जिनका नाम था ऑस्टिया। ऑस्टिया जाकर खुलता था स्पॉन्जियोसील में और स्पॉन्जियोसील जाकर खत्म हो जाता था ऑस्कुलम में। इन सभी भाग में इनके पास में बाहर की तरफ में बाह्य कंकाल था जो स्पॉन्जिन का बना था, स्पिक्यूल्स का बना था, स्पिक्यूल था जिसे अपन कहते हैं स्पॉन्जिन का बना हुआ स्पिक्यूल था उसके पास में। अंदर की तरफ में कॉलर सेल थी, कॉलर सेल को कोइनोसाइट भी कहते हैं। इसके साथ अमीबियोइड सेल भी रहती है, फ्लैजिला भी रहता है और ये चारों पांचों मिलाकर भोजन को पकड़ने, भोजन का पाचन करने के लिए जिम्मेदार है। कॉलर सेल ही वो कोशिका है जो सारे कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है, इसलिए कॉलर सेल को बिल्कुल ना भूलें। इनके पास नाल तंत्र इनका मुख्य कैरेक्टर होता है, सो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो नाल तंत्र है, उसे भूलिएगा नहीं। एग्जाम्पल साइकॉन, साइफा, स्पॉन्जिला, इससे अपन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं, एंड लास्ट वन इज यूस्पॉन्जिया मींस बाथ स्पॉन्ज। ये आपको याद रखना है। जनन जो होता है वो लैंगिक जनन के लिए उभयलिंगाश्रयी होते हैं ये लोग, मतलब नर मादा एक में ही रहेगा। युग्मक बनेंगे, मेल एंड फीमेल दो युग्मक बनेंगे और मेल फीमेल का जो निषेचन, जो मिलना है, वो मिलने का काम होगा आंतरिक निषेचन, मतलब शरीर के अंदर वो निषेचन करेंगे। निषेचन करने के बाद उनका जो परिवर्तन वृद्धि है वो लार्वल स्टेज से होकर गुजरती है, दैट्स व्हाई उसे अप्रत्यक्ष वृद्धि कहते हैं, इज अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये सारी बातों को, मतलब जैसे मैंने आपको याद करवा दिया ना, एक बार में 3 बार 4 बार मैंने बोला तो वो मुझे भी एक बार में फटाफट चीजें एकदम लाइन टू लाइन आती गई, आपको भी आती जाएंगी। ठीक है, कोशिकीय स्तर का संगठन होता है इनके पास में, असम्मित होते हैं लोग। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि असम्मित होने के साथ साथ हमारे पास में इनके पास जो स्ट्रक्चर होते हैं उन पे क्या बोलना चाहिए, सिलोम नहीं पाया जाता है। दुनिया भर की चीजें, दुनिया भर का कॉन्सेप्ट और इसको लेकर आगे बढ़ना है। अब हम अगले फाइलम में पहुंचते हैं जिसका नाम है निडारिया और इसी का नाम है सिलेंट्रेटा। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का हो जाता है, इसमें बहुत सारी खास बातें हैं, उन सभी खास बातों पे हमको बढ़िया फोकस करना है। सो निडारिया, फाइलम निडारिया जिसका नाम होता है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड निडारिया? निडारिया इसके कहने के पीछे रीजन ये है कि इनके पास में जो लटकते हुए टेंटिकल्स है ना, ये दिख रहा है ना, ये जो लटकते हुए 2 भाग होते हैं, इसे अपन कहते हैं हम्प, इसका हेड, ये हेड है, और नीचे जो लटकता हुआ भाग है इसका नाम टेंटिकल्स होता है, तंतु। इस तंतु पे एक करंट मारने वाली, या कहना चाहिए जहरीली, एक मतलब क्या बोलना चाहिए, उस पे एक डंक सा संरचना पाया जाएगा और वो जो डंक सी संरचना है उसका नाम है नीडोब्लास्ट। सो दे हैव नीडोब्लास्ट, दैट्स व्हाई दे हैव निडारिया। सो निडारिया, नीडोब्लास्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको हमें डिटेल करना है। आइए समझते हैं व्हाट इज निडारिया। इसी को निडारिया को सिलेंट्रेट भी कहते हैं। क्या रीजन है, एक एक करके हम समझने की बात करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला भाग है, ये जलीय अधिकांश समुद्री स्थावर और मुक्त तैरने वाले होते हैं। ये यहां पर आपको ये पॉइंट पूछा जाएगा कि ये सम्मिति, ये पूरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे याद रखना। ये पहला पॉइंट इनका जो मैंने कहा था, आवास, आवास लिखेंगे आप,
कि आवास कैसा होता है। जब अपन आवास के ऊपर में बात करते हैं तो आवास में हमारे पास में क्या चीज निकल कर आएगी कि आवास जो होता है वो समुद्री होगा। समुद्री के अलावा दूसरा वर्ड है स्थावर, ठीक है, एक जगह पे भी रुका जा सकता है, और मुक्त तैरने, फ्री फ्लोटिंग कहते हैं इसको, फ्री फ्लोटिंग, अकेले, ऐसा मुक्त अकेले तैरते रहते हैं। सॉलिटरी, स्थावर, एक जगह पे ऐसा 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 जगह रहेंगे, वहीं पे रहेंगे। आवास के बाद जो दूसरी वर्ड आती है उसके पास में आपको पता है कि इनके पास जो संगठन है वो उतक स्तर का संगठन होगा, ये पता है हमें, उतक स्तर का संगठन रहेगा। और सबसे लास्ट में चीजें जो निकल कर आती है कि संगठन के बाद तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है, उसे अपन कहते हैं सम्मिति, और सम्मिति इनके पास में पाई जाएगी भाई साहब, और वो सम्मिति कौन सी होती है, आर्य सम्मिति। वेरी फर्स्ट टाइम, एक्सक्लूसिव, पहली बार यहां पर सम्मिति दिखाई दी है, और उस सम्मिति का नाम हमारे पास में आर्य सम्मिति, हमारे पास में आर्य सम्मिति है, इसे हम कहते हैं। और ये संगठन उतक स्तर का संगठन है। ये दो बातें नई ऐड हो गई वहां पर कोशिकीय संगठन था, यहां पर उतक स्तर का संगठन है। वहां पर सम्मिति थी ही नहीं, यहां पर आर्य सम्मिति है, ये बात है। वो सिर्फ समुद्र में रहते थे और इस समुद्र में फ्री फ्लोटिंग है, वो वहां पर तैर रहे हैं, ये इसकी सबसे बड़ी बात आ जाती है। 3 पॉइंट हमारे सामने होना चाहिए। निडारिया को निडारिया कहने के लिए, नाइडेरिया इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है? निडारिया नाम इनके पास में एक दंश कोशिका, जैसे मैंने आपको बताया, इनके पास डंक मारने की एक कोशिका होती है जिसका नाम होता है नाइडोब्लास्ट, और ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। निमेटोब्लास्ट भी इसे अपन कहते हैं, नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट। अब इसको पहले डायग्राम में समझ लो, फिर आगे की कहानी होगी। ये इसकी संरचना है, ये इसका टेंटिकल्स है, तंतु। तंतु को जूम करेंगे तो ऐसे हल्के हल्के कांटे दिखाई देंगे, उसके अंदर येलो रहेगा और बाहर हल्के हल्के कांटे। उस कांटे को जूम किए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको जूम करेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर ये जो धागा है ना, वो धागा ऐसा बहुत लंबा सा होता है। जब वो धागा निकलता है तो ये अपने शिकार को ऐसे पकड़ता है, और शिकार को पकड़ने के बाद उससे शरीर से जो भी चूसना वगैरह होगा वो चूस लेगा। तो ये जो एकदम अद्भुत सी संरचना जो इनके पास में है, इसी का नाम नाइडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट है। इसी वजह से इसका नाम निडारिया पड़ा हुआ है। यह अपने स्पर्शक की सहायता से, ये स्पर्शक की सहायता से अपने धागे को बाहर, पूरा डायग्राम इसलिए डाल दिया है आप ताकि समझ में आ जाए, आपको रट्टा ना मारना पड़े, एक बार में समझ में आ जाए कि ये संरचना, ये टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स के हल्के हल्के धागे निकले हुए, धागे से ये संरचना निकली, उसके अंदर से भाग जो है ये निमेटोब्लास्ट ऐसा निकला हुआ है, इसे निमेटोसाइट या निमेटोब्लास्ट कहते हैं। ये देखो, ये भी वही संरचना जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, निमेटोसाइट्स है, और ये इसका ये पूरा संरचना है जिसे अपन थ्रेड कहते हैं। कुछ नहीं, और बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये एनसीईआरटी लिखा हुआ है इसलिए हमने बना दिया। तो इनके पास में निडारिया, और इनको कहने के पीछे रीजन ही यही है कि पहला नाम नाइडोब्लास्ट याद रखना और ये निमेटोब्लास्ट हो गया। इन दोनों का ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा। इसका मुख्य लक्षण आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि निडोब्लास्ट का मुख्य लक्षण क्या है, या सॉरी निडारिया का मुख्य लक्षण क्या है, सिलेंट्रेटा का मुख्य लक्षण क्या है। आप कहेंगे निडारिया का मुख्य लक्षण जो होता है वो आपका क्या बोलना चाहिए, इनके पास में जो निडोब्लास्ट है वो है, इनके पास जो निडोब्लास्ट है, जो निमेटोसाइट है वो है, और वो करंट मारती है, ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। अगले पॉइंट पे, यह कोशिकाएं स्पर्शक और शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? स्पर्शक में। स्पर्शक का मतलब होता है टेंटिकल्स, जो मैंने आपको बताया ना, ये वो जगह जो होती है, इसका नाम होता है स्पर्शक। स्पर्शक ये वो जगह है जहां पर ये पाई जाती है। करना कैसे? हिंदी में दंशकोरक कहते हैं, इसे दंश कोशिका, दंशकोरक कहते हैं, या जिसे दंशकोरक या नाइडोब्लास्ट या कुछ भी है, ये स्थिरक है, एक जगह पे खुद को रोकने के लिए भी काम आती है, शिकार करने के लिए भी काम आती है, रक्षा करने में भी काम आती है, और शिकार को पकड़ने में भी सहायक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर में अच्छा याद रखना, ये कहां पाया जाता है? स्पर्शक में पाया जाएगा, और वहां से ये मतलब अपने आप को कहीं पे रोकना है तो इसका काम करेंगे, कहीं पर निकलना है तो इसका काम लगेगा, किसी चीज को पकड़ना है, शिकार करना है तो हर जगह निमेटोसाइट की जरूरत पड़ती है आपको, ये पॉइंट है। फाइलम निडारिया का एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दूसरा नाम आता है इन प्राणियों में जो इनमें पाए जाते हैं, उनमें केंद्रीय जठर संवहनी तंत्र पाया जाता है, गैस्ट्रोवस्कुलर गुहा। केंद्रीय जठर वस्कुलर मतलब इसका मतलब होता है गैस्ट्रोवस्कुलर,
ये पॉइंट बहुत पूछा जाएगा, इसको याद रखना। इसका नाम मैंने क्या बताया? गैस्ट्रोवस्कुलर। अब इन दोनों शब्द का मतलब क्या है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रो का मतलब इनके पास एक गुहा पाई जाएगी, एक खोखली जगह पाई जाएगी जहां से ये भोजन भी अंदर लेके जाएंगे, दैट्स व्हाई गैस्ट्रो। पाचन में भी सहायक है। और वस्कुलर का मतलब परिसंचरण, मतलब एक जगह से पानी वगैरह या भोजन वगैरह इनके शरीर के अंदर जाएगा, वहां से भोजन भी जाता है और इनके शरीर में होने वाला सारा परिसंचरण, वस्कुलर का मतलब ही होता है। ये याद रखना। ये दोनों तंत्र किस काम के आएंगे? तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर मान लो ये दो तंत्र आपके सामने लिखा हुआ है, तो आपके सामने दो तंत्र है, एक तो गैस्ट्रो वर्ड लिखा हुआ है, दूसरा वर्ड लिखा हुआ है वस्कुलर। ठीक है, गैस्ट्रो का मतलब होता है जठर, है ना, ये तो हमको पता ही। जठर मतलब पेट वाला भाग है जो पाचन में। वस्कुलर का मतलब होता है संवहन। अब ये दोनों आवश्यक कैसे हैं? जठर का मतलब ये होता है, जठर का आवश्यक मतलब क्या होता है कि जब अपन गैस्ट्रो वर्ड कहेंगे और ये दूसरा वर्ड आ गया वस्कुलर। गैस्ट्रो मतलब जब अपन जठर वर्ड कह रहे हैं तो याद रखना ये पाचन के लिए आवश्यक है, पाचन में आवश्यक। तो ये एक अकेला अंग पाचन में भी आवश्यक है। और संवहन का मतलब होता है परिसंचरण। कोई भी चीज आदान प्रदान ये सब कुछ भी करवाना है ना, तो उसमें लिए परिसंचरण की जरूरत होती है, सर्कुलेशन की जरूरत होती है। तो सर्कुलेशन के लिए हमें वस्कुलर सिस्टम, और ये दोनों के दोनों एक साथ काम करते हैं। दोनों एक ही यंत्र जो है वो दो काम करता है। पाचन को भी अंदर भोजन वोजन भी लेकर अंदर जाएगा और किसी चीज को स्थानांतरण करना है तो भी जरूरी है। अब इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये काम क्या है। तो ये जो जहां पे खुलती है उसका नाम होता है हाइपोस्टोम। क्या नाम होता है? हाइपोस्टोम। मतलब एग्जांपल के लिए मान लो अगर इसकी बॉडी बनाई जाए तो ये बॉडी मान लेते हैं बीच में ऐसा रहेगा। अब इसके चारों तरफ ऐसे यहां पर ऐसे टेंटिकल्स बने रहेंगे, ऐसा ऐसा। अब ये जो टेंटिकल्स ऐसे बने हुए हैं, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर एक ऐसा यहां पे दिखाई देगा। ये जिस जगह से ये बाहर निकल रहा है, ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग का नाम हाइपोस्टोम ही तो होता है, मुख गुहा जिसे अपन कहते हैं। तो इस मुख गुहा से ही भोजन अंदर जाएगा और यहीं से बाहर निकलेगा। और यही जो दोनों हैं ये आपके परिसंचरण में भी आवश्यक होते हैं और बाकी चीजों के लिए भी आवश्यक होते हैं। अब नीचे डायग्राम बना हुआ है, बस डायग्राम को, मुख को देखो यहां पर। एक बार ये ऊपर की तरफ इसकी विभिन्न परिस्थितियां होती है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन आप ये देखो कि ये पूरी तरह से बॉडी है और बॉडी के ऊपर में माउथ है। एक ही माउथ है, एक ही एनस है, ये भी याद रखना, सिंगल ओपनिंग है। हाइपोस्टोम जो होता है इसे मुख गुहा है और इसके पास में पाया जाएगा सिंगल ओपनिंग। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब मैं इसे सिंगल ओपनिंग कह रहा हूं तो इसे सिर्फ माउथ नहीं, माउथ के साथ एनस भी कहो। इसी का नाम माउथ है और इसी का नाम क्या है? एनस भी है। तो मतलब एक बात निकल कर आ गई चौथे पांचवें नंबर पे कि इसके पास में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है अपूर्ण पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के बारे में पूछा, अपूर्ण पाचन तंत्र, ठीक है। अपूर्ण पाचन तंत्र या तंत्र नहीं कहना चाहिए, तंत्र तो है नहीं, इनकम्प्लीट सिस्टम है। वहीं से माउथ में जा रहा है, वहीं से निकल रहा है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैनाल है इनके पास में। डाइजेस्टिव कैनाल जो नाल है, अपूर्ण पाचन नाल है, जो नाल है इनके पास में वो अपूर्ण है, सिंगल ओपनिंग है इसके पास में। वहीं से माउथ निकलता है, वही मुख की खुलती है, वहीं से बाहर अंदर फिर जाता है, फिर निकलता है। तो ये बात समझना कि इनके पास दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नाइडोसाइट या निमेटोसाइट्स के अलावा या निडोब्लास्ट के अलावा जो वर्ड आता है उसे अपन कहते हैं सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम, जहां से ये भोजन के लिए भी जरूरी काम करते हैं और पाचन के लिए भी आवश्यक है और परिसंचरण के लिए भी आवश्यक है। अब हम पहुंच गए चौथे नंबर का जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाएगा। आखिरी में मैं रिवीजन करा दूंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो, बस धीरे धीरे स्लोली पढ़ते बस चलो। अब ये पॉइंट आता है कि इनके पास इनके जीवन में ना दो तरीके की स्थितियां होती हैं। पौधों में या सॉरी जितने भी जानवर होते हैं उनमें से इनके पास एक अद्भुत क्षमता है, अलग जानकारी है इनके पास। ये अपने जीवन की दो परिस्थितियों में दो तरीके के दिखाई देते हैं। हर कोई ऐसा पौधा भी होता है, पुष्पन करने से पहले, पुष्पन करने के बाद अलग दिखाई देते हैं।
पुष्प में भी कुछ स्टेज ऐसे होते हैं अलग अलग, आपने ब्रायोफाइटा ट्रेडोफाइटा में जब आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, मेटाजेनेसिस उसे अपन कहते हैं कि आधा जीवन अलग तरीके का, आधा जीवन अलग तरीके का। वैसे ही इनमें भी वैसे ही होता है कि इनके पास में भी एक स्टेज है, जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। एक का नाम मान लेते हैं पॉलिप है और एक का नाम मेडुसा है। जिंदगी की दो अवस्थाएं, जैसे मान लो पौधों में भी आपने देखा होगा जिंदगी में दो अवस्थाएं, एक जैसे मान लो एक गुलाब ऐसा है जो अभी फूल नहीं खिले हुए हैं उसमें, और एक गुलाब में फूल खिले हुए हैं। अब आप एक बात क्लियर कट जानते हैं कि जो फूल गुलाब खिला हुआ है मतलब फूल हुआ है, मतलब परागण हुआ है, मतलब निषेचन हुआ है, और उसके बाद उससे बीज बनेगा और नया पौधा वैसा बनता है। एक तरीका ये हो गया। तो जिसके पास फूल है वो लैंगिक जनन करेगा और लैंगिक जनन करके नया पौधा बना सकता है। जिसके पास, जिस गुलाब में फूल नहीं है, उस फूल के कलम को काट के आप दूसरी जगह लगाकर पैदा कर सकते हो। सही बोल रहा हूं मैं? तो जिंदगी में फूल में, गुलाब में दो स्थिति आई, एक बिना फूल का और एक फूल वाला। जो बिना फूल वाला है उसे अगर पौधा बनाना है तो उसे कलम करके लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास तो लैंगिक जनन का कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो अलैंगिक जनन ही करेगा। तो वो अलैंगिक जनन से ही नया पौधा बनाएगा। लेकिन वो क्या बना सकता है? अगर वो पौधा बनाएगा तो वो ऐसा पौधा बनाएगा जो अभी शुरू में कलम से ही पौधा बन जाए। अब अगर वो कलम को मैंने क्या किया, कलम नहीं काटा, वो पौधा जो है कुछ दिन के बाद फूल खिल गया। फूल खिल जाने वाला पौधा भी नया पौधा बना सकता है, बट वो किस जनन से बनाया? लैंगिक जनन से। तो ये एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूं क्योंकि यहां पर अभी थोड़ी देर में नजर आने वाला है कि ये उसे ऐसा सेक्सुअली बना लेता है, वो असेक्सुअली बना लेता है। ऐसा बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो वहां पर ये रिवीजन हमको ध्यान रखना है कि इनके जिंदगी की दो अवस्थाएं हैं। मान लो एक वो अवस्था जब ये फूल नहीं खिला हुआ और एक अवस्था जब फूल खिल गया है। तो इनके जिंदगी की दो अवस्थाओं के दो अलग अलग नाम रखे जाते हैं। फर्स्ट वन इज अ पॉलिप एंड सेकंड वन इज अ मेडुसा। अब ये दोनों है क्या, इसको देख के ही समझा जा सकता है। अगर कभी इनके टेंटिकल्स ऊपर की तरफ और हाइपोस्टोम भी ऊपर की तरफ रहे, जिंदगी की वह अवस्था जब हाइपोस्टोम ऊपर की तरफ और टेंटिकल्स ऊपर की तरफ में रहे तो पॉलिप कहलाता है। जब टेंटिकल्स नीचे और हाइपोस्टोम भी नीचे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे तो हम उसे मेडुसा कहते हैं। पहला लाइन तो ये याद रख लेना। फिर याद रखना पॉलिप का एक एग्जांपल जो देखा हमने सबसे जो कॉमन जाता है वो एडमसिया है। ये याद रखना पड़ेगा। पॉलिप का मोस्ट कॉमन एग्जांपल आता है एडमसिया और मेडुसा का मोस्ट एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है ऑरेलिया। अब ये एडमसिया और ऑरेलिया के बीच में क्या संबंध है? जब अपन पॉलिप बनाते हैं तो पॉलिप में एडमसिया आ गया, मेडुसा आ गया ऑरेलिया में। ये दोनों याद रखना, अम्ब्रेला नीचे की तरफ में, दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं ऑरेलिया है। ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ में है ऐसा इसलिए पॉलिप कहते हैं। ये भी तीसरी सबसे जरूरी बात हुई। पढ़ते हैं। इनका शरीर दो आकार पॉलिप और मेडुसा से बना हुआ होता है। दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं, समटाइम पॉलिप समटाइम मेडुसा। पॉलिप स्थावर और बेलनाकार होते हैं, जैसे हाइड्रा। ये भी एग्जांपल लिख सकते हो, हाइड्रा। और दूसरा एग्जांपल आपके पास एडमसिया भी होता है। पॉलिप स्थावर एक जगह रुके हुए रहते हैं और बेलनाकार गोला गोलाकार, ये देखो जैसे गोला गोलाकार होते हैं ना, ऐसा दिखाई देता है। पहला पॉइंट। मेडुसा जो है वो छतरी के समान अम्ब्रेला लाइक होता है और यह मुक्त प्लावी होता है, ये घूमता रहता है। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप और मेडुसा, तो आप लिखना पॉलिप और मेडुसा में ये ऊपर की तरफ में गोल गोल बेलनाकार रहेगा, ये अम्ब्रेला लाइक रहेगा, ये स्थावर रहेगा, ये मुक्त प्लावी रहता है। इसका एग्जांपल हाइड्रा और एडमसिया, इसका एग्जांपल ऑरेलिया। इसका एग्जांपल ऑरेलिया और जेलीफिश, इसे अपन कहते हैं ऑरेलिया और जेलीफिश। ये एग्जांपल इसका आ जाता है। कंपेयर करते रहना आजू बाजू बैठा के। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है वे नाइडेरिया। कुछ नाइडेरिया ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोनों अवस्थाएं आती हैं, जो दोनों पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं। उनमें पीढ़ी एकांतरण या मेटाजेनेसिस होता है, जैसे ओबेलिया में। अब एक और एग्जांपल आ गया, मान लो ओबेलिया। ओबेलिया में क्या होता है, जीवन की दो अवस्थाएं आती हैं। पहले वो पॉलिप की तरफ रहेगा, बाद में वो मेडुसा की तरह बन जाता है, मेडुसा से फिर पॉलिप, ऐसा बनता रहता है उसमें। तो हमने तीन एग्जांपल देखा। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ पॉलिप के जैसे रहते हैं, जैसे हाइड्रा और आपके पास में ये एडमसिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेडुसा के रूप में पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल हाइड्रा और ऑरेलिया, ये एग्जांपल हो गए। जेलीफिश भी इसी में आता है। तीसरे नंबर का पॉइंट आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में दोनों बनाते हैं, और जब वो दोनों बनाते हैं तो इसका एग्जांपल उसे अपन मेटाजेनेसिस कहते हैं। मेटाजेनेसिस मतलब पीढ़ी एकांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी बनने का समय, जिस एग्जांपल में हम पढ़ते हैं ओबेलिया में।
फिर अलग से समझाता हूं, फिर पॉइंट याद रखना, डिफरेंस दोनों का याद रखना। आप लोग कॉपी में जब लिखोगे तो आप ये पॉइंट याद रखना कि पॉलिप अलग लिख लेना और मेडुसा अलग, और फिर दोनों के एग्जाम्पल को लिखना, डायग्राम को लिखना कि क्या मतलब होता है। और मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं पहले, और थोड़ी सी कहानी एक बची हुई है, उसके बाद फिर मैं दोनों का अंतर भी लिख दूंगा। अब सवाल यह आता है कि वो नाइडेरिया जिनके जीवन में दोनों अवस्थाएं होती हैं, वो पॉलिप भी होते हैं और मेडुसा भी होते हैं, उनके जीवन में एक अद्भुत काम नजर आता है। ध्यान से सुनना, वे नाइडेरिया जिसमें पॉलिप मेडुसा दोनों होते हैं उन्हें मेटाजेनेसिस कहलाते हैं। और उनमें क्या होता है, पॉलिप जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मेडुसा को बनाते हैं, पर मेडुसा सेक्सुअली जो है वो पॉलिप को बनाएगा। ये पॉइंट याद रखना। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करेगा, लेकिन मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है कि पॉलिप जो है वो मेडुसा को बनाएगा कैसे। पॉलिप मेडुसा को बनाता है असेक्सुअली, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और मेडुसा आपको बनाता है लैंगिक जनन से, पॉलिप को बनाता है लैंगिक जनन से। अब सवाल कुछ ऐसा ही है, आपको मैं शॉर्टकट में जल्दी से समझा देता हूं कि पॉलिप और मेडुसा के बीच में, मतलब समझने का तरीका देखो ध्यान से। यहां पर याद रखना, ये मान लो पौधा है विदाउट फ्लावर, विदाउट फ्लावर। हमने इसको क्या किया, तना कटिंग किया। तना क्या किया, कटिंग किया, पता है ना। तना कटिंग करने के बाद पौधा बनाया, ये पौधा बना, ये कौन सा पौधा बना, ठीक है। और ये हो सकता है इसमें पुष्प भी लग जाए, पुष्प में लग जाए, ये अवस्था आ गई इसमें। तो पहली अवस्था ये हो गई, मान लो अगर विदाउट फ्लावर, पुष्प नहीं है उसके पास में, तो मान लो एग्जांपल के उसका नाम पॉलिप रख दिया मैंने। ये तना कटिंग करके लगाया, मतलब कौन सा जनन है बताओ, असेक्सुअल। ये एग्जांपल है ना, इससे इसका कोई ना देना नहीं, सिर्फ एग्जांपल, ऐसे कहानियां पढ़ा रहा हूं आपको, समझ लो। असेक्सुअली हुआ ना, तने को काट के लगाना मतलब अलैंगिक जनन ही हुआ ना। अब ये पौधों में पुष्प लग गया, पुष्प लगा तो कौन सा जनन हो गया, लैंगिक जनन हुआ। लैंगिक जनन हुआ तो बीज बना होगा, बीज बनेगा तो फिर पौधा बनेगा, और वो भी विदाउट फ्लावर वाला बनेगा। तो इस तरीके से दो कहानियां ये होती हैं कि विभिन्न विभिन्न समय पे अलग अलग चीजें होती हैं। ये सिर्फ मतलब ऐसा समझ लो कि कहानी है, ये ऐसा लिख लेना, इसका उस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी है तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे एक पौधा जो अलैंगिक तरीके से दूसरा पौधा बना रहा है और दूसरा पौधा फिर लैंगिक तरीके से इसे बना सकता है ना। ये कहानी अलग है। वैसे ही पॉलिप जब होता है तो अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा बना लेता है, लेकिन जो मेडुसा है वो लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप बनाता है। ये लाइन बहुत पूछी जाती है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे बढ़िया ध्यान लगाकर, मन लगा के आप इसे जरूर पढ़ें, तो आपको चीजें बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। ठीक, ये पॉइंट हमारा बन जाएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। पॉलिप मेडुसा का कॉन्सेप्ट हो गया, इस पे बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हमको ये डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर पॉइंट है, बन जाएगा, है ना। तो ये याद रखना, यहां पर हमारे पास में ये पॉलिप है, ये पॉलिप ने मेडुसा बनाया, ठीक है। तो जब ये मेडुसा बनाता है तो ये यहां पर रिप्रोडक्टिव तरीके सब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सब बढ़िया बन जाता है, तो ये रिप्रोडक्टिव पॉलिप बन जाता है। तो ये ऐसा बना दिया यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद। फिर ये दोनों निषेचन करेंगे और निषेचन करने के बाद फिर ये ऐसा लार्वा स्टेज होता हुआ ऐसा बन जाएगा। तो डायग्राम में अपने हिसाब से देख लेना, डायग्राम के हिसाब से सारी चीजें बन जाती हैं। तो पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है और मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न कर देता है। इसके पास में ऐसी कुछ संरचनाएं हैं जो ऐसा टूट के निकलेंगे अंदर से, मेडुसा की बड, और ये बना दिया, ये मेडुसा के बड को बना देता है। मेडुसा का बड यहीं से कट के निकला और ये बना दिया। फिर मेडुसा के अंदर वो स्पर्म, ओवा आदि सब बनेगा, तब जाके ये निषेचन करेंगे और उसके बाद ये लार्वा बनेगा। लार्वा बनते बनते फिर ये बनता है। ऐसे ही जिंदगी इनकी चलती रहती है। तो जीवन की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कॉन्सेप्ट है और उस हिसाब से ये चीजें चलती हैं। इसे अपन निडारिया कहते हैं और ये निडारिया इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आते हैं। फिर से एक बार याद रखना, अगला क्वेश्चन एक पॉइंट और पूछा जाता है 6वें नंबर पे। प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है इनके पास में। कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल, मतलब इसको बाहर से देखेंगे ना तो इसे कोरल्स कहते हैं।
और कोरल का मतलब क्या होता है? कोरल का मतलब होता है इनके पास में ऐसा लाइन लाइन है, देखो सुंदर सुंदर कितना दिखाई देता है। एक को मशरूम कोरल कहते हैं, एक को अपन ब्रेन कोरल कहते हैं, एक को अपन मेडेपोर कहते हैं, एक को अपन ट्यूबिपोरा कहते हैं। ये कितने अच्छे अच्छे नाम हैं, ठीक है। ये देखो ये कोरल में संगम स्टैगन हॉर्न कोरल कहलाता है, उसके 12 सिंग टाइप का दिखाई देता है। ये ब्रेन कोरल है ये, ठीक है। ये पिल्लर कोरल है, ये टेबल कोरल है। पूछा उछे का कुछ नहीं है, बस दिखो देखो बस मजे से आपको इसको समझ में आई मेरी बात। तो ये कोरल है, ये सारे एग्जाम्पल यहां पर पूछे जाते हैं, ये कोरल में आते हैं। कोरल का एग्जाम्पल पढ़ लिया। अब हमारे पास में जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? हाइड्रा हमने पढ़ी लिया है, ओबेलिया, फाइसीलिया सुन लेना। फाइसीलिया को अपन क्या पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर मतलब इसको ऐसा लगता है कि आधा पनडुब्बी की जैसा ना छुपा रहता है, ऐसा लगता है लड़ाई करने जा रहा है, आधा छुपा हुआ आधा ऊपर रहेगा। तो पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर की तरह दिखाई देता है कि पुर्तगाल में युद्ध हो रहा है, तो कुछ लोग छुपे हो, कुछ लोग ऊपर देख रहे हैं, युद्ध हो रहा है ऐसा लग रहा है। उसके बाद आता है एडम्सिया, सी एनिमोन इसे अपन कहते हैं। ये एडम्सिया जो पॉलिप शेप में रहता है, सी एनिमोन। फिर आ गया हमारे पास में पेनिट्यूला, ये सी फैन कहलाता है। सी पेन देखो कितना सुंदर दिखाई देता है, ये बहुत प्यारा दिखाई देता है। ये पेनिट्यूला इसे अपन कहते हैं, पेनिट्यूला। ये पार्ट है गॉर्गोनिया, सी फैन कहलाता है। ये बढ़िया सा पंखा जैसा ऐसा फैला हुआ रहेगा, सी फैन, ठीक है, गॉर्गोनिया। और मेंड्रियाना ब्रेन कोरल कहलाता है, ये मेंड्रियाना। तो अब आपको अब इतना एग्जाम्पल तो याद हो नहीं सकता, तो ट्रिक तो अपन देख सकते हैं, अंत में बता दूंगा मैं, लेकिन फिलहाल आप इनको सिर्फ इंटरेस्टिंग से सुनने की कोशिश करो। इसलिए मैं ज्यादा एक ही दिन में 10-10 फाइलम 5-5 फाइलम नहीं पढ़ा रहा हूं, एक फाइलम 2 फाइलम पे फोकस कर रहा हूं, ताकि तुम्हें रिवीजन के लिए अच्छा टाइम मिल जाए और बार बार आप उसको रिवीजन करके याद कर सको। तो मैंने क्या कहा, फिर से एक बार याद करो। ब्रेन कोरल सबसे पहले, मेंड्रियाना, ब्रेन कोरल 2 बार 3 बार लिखो ना यार, क्यों याद नहीं होगा। ब्रेन कोरल मेंड्रियाना जिसे अपन कहते हैं, सी फैन गॉर्गोनिया, पेनिट्यूला इसे अपन कहते हैं सी पेन, वो सी पेन है, वो सी फैन है। फिर हाइड्रा है, ओबेलिया है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, फाइसीलिया है, ये पूछा गया नीट में कई बार, एडम्सिया है, सी एनिमोन जिसे अपन कहते हैं, बाकी कोरल्स वगैरह तो है ही ये सब चीजें। तो 3 बार खुद से बोलो, 2 बार मेरे को देखकर बोलो, 2-3 बार खुद से बोलो, 2-3 बार लिख दो, अपने आप याद हो जाएगा कि ब्रेन कोरल जो होता है, गॉर्गोनिया किसे अपन कहते हैं, पेनिट्यूला किसे अपन कहते हैं, इसके बाद एडम्सिया क्या है ना, फाइसीलिया क्या है, हाइड्रा क्या है, ओबेलिया क्या है। पढ़ो इसको और अच्छे से, मजा आएगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा फाइलम। मैं तुम्हें एक बार शॉर्टकट रिवीजन करा देता हूं कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या था। हमने सबसे पहले इसके आवास को देखा, अब पूरी कहानी को आते हैं, ठीक है। आवास को देखा तो हमने ये देखा कि इसके पास में जो पॉलिप स्टेज वाले हैं वो स्थावर है, एक ही जगह पे रुकते हैं। अब हमने देखा कि मेडुसा वाला पार्ट जो है ना, ये मेडुसा जो बना के रखेंगे उनको अपन कहते हैं कि वो मुक्त प्लावी होते हैं। ये चीज हमने पढ़ने के बाद सीख ली कि क्यों ना हम इसको यहीं पर पढ़ लें, क्यों अलग से जबरदस्ती बाहर पढ़े। फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा कि इनके पास जो है ना सम्मिति बनी रहेगी, लेकिन सम्मिति कौन सी है बताई नहीं गई, लेकिन चूंकि हम पढ़े हैं तो पहले से, इसलिए सम्मिति अपने पास में रहनी चाहिए। अरीय सम्मिति, संगठन को नहीं लिखा गया है लेकिन फिर भी लिखना है कि इसके पास में उतक स्तर का संगठन है, उतक संगठन पाया जाएगा, सिलोम नहीं पाया जाएगा, हमको भी पता है। चौथे नंबर पे इनके पास में मुख्य लक्षण जो आता है, अच्छा याद रखना कि इनके पास में जो है ना क्या बोलना चाहिए, परिसंचरण अनुसंचरण जो होता है इनके पास में पाया जाएगा सेंट्रल गैस्ट्रो गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम इनके पास में पाया जाएगा, गैस्ट्रोवस्कुलर तंत्र इनके पास में पाया जाएगा। सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम जहां पर भोजन और सब कुछ की आवश्यकता होती है। इनके ओपनिंग का नाम क्या रखा था हमने, ओपनिंग का नाम था हाइपोस्टोम। और जब हाइपोस्टोम कहते हैं तो ये याद रखना, ये माउथ भी है और ये एनस भी है, माउथ भी है और एनस भी है। माउथ भी है और एनस भी है, ये पॉइंट याद रखना। फिर अगले पॉइंट पे आता है 5वें नंबर पे, याद रखना कि 5वें नंबर पे सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर सिस्टम जो है ये सब कुछ काम करेगा, हाइपोस्टोम भी है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके पास में होता है नीडो ब्लास्ट और इसी का नाम होता है नीडो सिस्ट साइट, इसे अपन कहते हैं। इसका काम होता है, ये दंश कोरक कहते हैं इसको,
दंशकोरक, और ये दंशकोरक बहुत जरूरी होता है भाई, यही सब कुछ काम करवाता है। अच्छा, गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम को आप जानते हैं, जठर, संवहन तंत्र और क्या, केंद्रीय, फुल फॉर्म लिख लो भाई, नहीं तो बोलोगे हिंदी में नहीं पढ़ाते। केंद्रीय जठर संवहन तंत्र, ये पाया जाएगा इनके पास में, और ये भोजन के लिए भी है और संवहन के लिए भी जरूरी है। दंशकोरक पाया जाएगा फॉर व्हाट, किसके लिए पाया जाएगा, स्थावर के लिए, रुकने के लिए, ठीक है, और मतलब शिकार करने के लिए, ठीक है, रक्षा करने के लिए, एंड मैनी मोर थिंग्स, और दुनिया भर की चीजें करने के लिए। निडोब्लास्ट के बाद इनके पास में और क्या आ गया भाई, इनके पास एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, इसका नाम होता है मेटाजेनेसिस। जब मैंने मेटाजेनेसिस कहा है, मतलब मैंने कह दिया कि इनके पास में ना पीढ़ी एकांतरण होता है। अब पीढ़ी एकांतरण का मतलब ये होता है इनके जीवन में ना दो अलग अलग प्रावस्थाएं आती हैं, दो अलग अलग प्रावस्थाएं आती हैं। पीढ़ी एकांतरण की जो प्रावस्थाएं हैं, एक स्टेप को नाम अपन कहते हैं पॉलिप, और दूसरे स्टेप का नाम होता है मेडुसा। अब सवाल मैंने आपको बता दिया है कि मेडुसा जो है यह युग्मक जनन करेगा, यह इसके पास एग बनाने की क्षमता है, इसके पास स्पर्म बनाने की क्षमता है। स्पर्म और एग जब बन जाएंगे तो इनके बीच में होगा निषेचन, और जब ये निषेचन हो जाएगा तो इसके बाद ये लोग बनेंगे लार्वा, और लार्वा बनने के बाद ये बनाएंगे पॉलिप, ठीक है। पॉलिप में बनता है बेटा बड, बड यानी कलिका, और ये कलिका विकसित होकर, याद रखना, बनाती है मेडुसा। इन दोनों परिस्थितियों को इसे हम कहते हैं कि यह जब कलिका के द्वारा कार्यक्रम करे तो हम इसे कहते हैं अलैंगिक जनन, इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन। और जब अपन पॉलिप से मेडुसा ये सब कुछ हो रहा है तो ये कौन सा जनन हो गया, लैंगिक जनन। कौन सा जनन हुआ, ये लैंगिक जनन। तो हमें लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का डिफरेंस याद रखना चाहिए कि कौन किससे जो होता है वो बनता है। तो लैंगिक जनन बनने के बाद जो है ना पॉलिप बनता है, और अलैंगिक जनन से बन जाता है मेडुसा। ये जीवन की दो प्रावस्थाएं। पॉलिप का अकेले एग्जाम्पल अगर पढ़ने को बोले जाए कि पॉलिप में अकेले एग्जाम्पल क्या होता है, अब अगर इनके एग्जाम्पल्स को देखें हम लोग यहाँ पर कि पॉलिप और मेडुसा का पर्सनल एग्जाम्पल बताओ कि पॉलिप में ही कौन कौन एग्जाम्पल आएगा, तो थोड़ा सा 2-3 बार अपने हिसाब से पढ़ोगे तो बन जाएगा। जैसे मैंने बताया आपको हाइड्रा, ठीक। मेडुसा में क्या आता है, मेडुसा में हमने पढ़ा ऑरेलिया, ऑरेलिया, ठीक है। इसे एडम्सिया भी कह सकते हो, ठीक है। ऑरेलिया, इसे अपन हाइड्रा कह सकते हैं, एडम्सिया भी कह सकते हो, एडम्सिया, ठीक। अब पॉइंट आता है कि इनमें से कुछ और जो दोनों बदलते रहते हैं, पॉलिप से मेडुसा में और मेडुसा में पॉलिप में, वो होते हैं ओबेलिया, ओबेलिया। हो गया काम खत्म हमारा, ठीक है। अब ओबेलिया के बाद जब तुम इसे लिखोगे तो अंत में बस लिख लेना एग्जाम्पल, ठीक है। 4-5 मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, कुछ ऐसा वर्बली याद करवा दूंगा, ध्यान रख लेना। हाइड्रा हो गया हमारे पास में, हाइड्रा के साथ साथ हमारे पास में हो गया ओबेलिया, ओबेलिया के साथ साथ ऑरेलिया, ऑरेलिया, और क्या बोलते हैं फाइसीलिया, जिसे अपन पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, ब्रेन कॉरल, और उसके अलावा हमारे पास में पेन्यूट्यूला, और उसके अलावा और जितने भी हमने पढ़े हैं सब कुछ चीज याद करने का है, ठीक है। पेन्यूट्यूला को याद रखना, सी पेन कहते हैं, ठीक है। गॉर्गोनिया, ठीक है। और ये सब मतलब बार बार रिवीजन, जितने बार तुम अच्छा करते जाओगे उतना बढ़िया समझ में आता जाएगा। ये फ्लो चार्ट में शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है, आप इसे बढ़िया से लिख लेना, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन कर लो इसके कि कौन कौन किसमें क्या क्या बनाता है। तो सबसे पहला हो गया हमारे पास में हाइड्रा, ओबेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसीलिया, ये जरूरी है। उसके बाद एडम्सिया जो है, सी एनिमोन कहते हैं उसको, एडम्सिया। इसके अलावा हमारे पास में पेनिट्यूला, ये सी पेन है, ये सी फैन है, गॉर्गोनिया सी फैन है। ये जो है हमारे पास में मेएंड्रीना है, ब्रेन कोरल, मेएंड्रीना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पे खूब क्वेश्चन आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल को बढ़िया से पढ़ना। मतलब ऐसा नहीं कि रट्टा मारना, मतलब ये ऑप्शंस दिखे कई बार कि अगर मान लो कि ब्रेन कोरल किसका नाम है, मेएंड्रीना लिखा हुआ, तो लाइन तो खींच सको यार, रट्टा भले ना हो लेकिन लाइन खींच सको। ऐसा कभी नहीं पूछेगा कि मेएंड्रीना क्या होता है, मेएंड्रीना, लेकिन बोलेगा कि मेएंड्रीना जो है वो क्या है, ब्रेन कोरल है। फिर क्वेश्चन आ गया कि गॉर्गोनिया क्या है, सी फैन है, ठीक है। पेनिट्यूला क्या है, सी पेन है।
उसके बाद हमारे पास मैडमसिया क्या है, सी एनिमोन है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसिलिया है और ओबिलिया है एंड हाइड्रा है। इस तरीके से हमने ये दूसरा फाइलम जो है वो बहुत सटीक तरीके से बढ़िया पढ़ लिया है। रिवीजन करना है, खूब खूब बार बार रिवीजन करना है। जितनी बार चीजें बनती जाए, पढ़ती जाए, समझ में आता जाए, उतनी बार अपने आप को रिवीजन कराते जाओ और पढ़ते जाओ। सवाल इन्हीं के ऊपर में पूछेंगे भाई साहब, इनसे जुड़े ही सारे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने में, और अगर आपने ध्यान से बना लिया, कहानियों को अच्छे से याद कर लिया, तो चीजें बढ़िया समझ में आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं। अब अगला पार्ट हमारे पास में ये आता है कि अब ये सारी चीजें जो है हमारे पास में काम कैसे करेगा। जो दूसरा फाइलम है हमारे पास में, उसका नाम है हमारे पास टीनोफोरा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टीनोफोरा। अब टीनोफोरा क्या होता है? तीसरा फाइलम मैंने बताया, अच्छा उसी को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, वो अपन को पता है कि वो जो टीनोब्लास्ट निडारिया था उसी का नाम सिलेंट्रेटा है। अब जो टीनोफोरा है, इसका भी नाम कुछ स्पेशल नाम से ही पड़ा होगा कि टीनो क्यों रखा गया, फोरा क्यों रखा गया। इसे नॉर्मल शब्दों में कहा जाता है कॉम्ब जेलीज। ये कॉम्ब जेलीज की तरह दिखाई देंगे, मतलब कंघी के जैसा दिखाई देगा, जेली जैसे संरचना है, और ये सी वॉलनट भी इसको कहते हैं। ये बहुत बेसिक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हमारे पास में तीसरे नंबर की जो संरचना है उसका नाम है टीनोफोरा, और ये बहुत बेसिक संरचना है, इसी को हमको डिटेल करना है। जब अपन टीनोफोरा को देखते हैं तो ये सामान्यतः समुद्री अखरोट, सी वॉलनट की तरह दिखाई देता है। समुद्री अखरोट या कंकाल जेली, जैसे कॉम्ब जेली भी कहते हैं, कंकाल जेली या कॉम्ब जेली भी कहते हैं। ये दो बात हो जाती है यहां पर। तो हम टीनोफोरा को सामान्यतः क्या कहते हैं? टीनोफोरा को हम सामान्यतः कहते हैं सी वॉलनट, समुद्री अखरोट कहते हैं। और कंकाल जेली, जेली क्यों कहते हैं वो अभी थोड़ी देर में समझ में आपको आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अब आ जाता है कि समुद्र जीवी है, ये भी समुद्र जीवी है, और जब तक मैं ना कहूं तब तक याद रखना, आगे जब तक मैं आपको स्टेज को याद करने ना बोलूं कि ये जो है वो फ्रेश वाटर में है, तब तक तुम समुद्र जीवी ही पढ़ते रह जाओगे, समुद्र जीवी ही है। अब आ गए इनके पास समिति, आर्य समिति है और द्विकोरकी जीव है। भाई द्विकोरकी का मतलब समझ गए, इनके पास में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये लोग, केवल और केवल टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते, द्विकोरक होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही होते हैं। उतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है, ये चीज भी हमने पढ़ ली कि इनका जो संगठन है वो उतक स्तर का है। ये तो मतलब हमको बनना ही चाहिए, इसमें कोई समस्या। अच्छा सी वॉलनट कौन होता है ये याद रख लेना कि सी वॉलनट टीनोफोरा से मैच करता है, इसी को कॉम्ब जेलीज, कंकाल जेली भी कहते हैं। तो 2 बार 3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। शरीर में 12-8 टाइप के पक्षमा भी कंकत पट्टिका होती हैं, जेली की तरह से लटकती हुई पट्टिकाएं होती हैं इनके पास में, जो चलने में सहायता करती हैं। आप इस डायग्राम को देखो, इनके पास में 12 से 13 जो होती है ना, बहुत सारी सी जेलीज निकली हुई रहती हैं, ऐसा 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 ऐसा। वो 12-13 जो जेलीज पट्टिकाएं निकली हुई है, जेलीज निकली हुई रहती हैं, वो इनको चलने में, मूव करने में मदद करती हैं। पाचन इनके पास में अंतः कोशिकी तथा अंतरा कोशिकी दोनों प्रकार का, मतलब कोशिका के अंदर भी हो सकता है एंड बाह्य कोशिकी, मतलब बाहर से भी ये पाचन कर सकते हैं। पाचन पे इसने विशेष बात लिखी हुई है, पाचन इनका जरूरी वाला बात है। टीनोफोरा में देखा जाए तो वैसे ना एनसीईआरटी बहुत ज्यादा फोकस नहीं करती, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म, ऐसा बहुत कुछ नहीं रहता है। कुछ कुछ खास बातें हैं जिन पे हमको फोकस करना है। जैसे वॉलनट पे फोकस कर सकते हैं हम लोग, जैसे हम इसके जेलीज पे फोकस कर सकते हैं, पट्टिकाओं पे फोकस कर सकते हैं, यही चीजें मेन है। अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो आप इसको देखिए कि इनके पास में यहां पर ऐसा ऐसा करके जो भाग दिखाई दे रहा है, ये बढ़िया ऐसा, इसीलिए कहते हैं इसको कॉम्ब जेलीज, वॉलनट टाइप का दिखाई देता है। अब ये जो वॉलनट टाइप का दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ये देखिए कि 2 ऐसा यहां पर, ये देखो ये पट्टिकाएं ऐसा निकली हुई ना, ये इनको चलने में, फिरने में, घूमने में मददगार होता है, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा ये जो बीच बीच की लाइनें हैं, वो लाइनें इनको क्या करती हैं, ये लाइनें मदद करती हैं इनको कि घूमने में। और लाइनें से एक मदद ये होती है कि ये दिखता, चमकता है रात में। इसे अपन कहते हैं जैव संदीप्ति, मतलब बायोल्यूमिनेंस। इसके पास ताकत होती है चमकने की रात में। तो बायोल्यूमिनेंस, जैव संदीप्ति प्राणी होते हैं टीनोफोरा की मुख्य विशेषता। आपसे पूछा जाए कि टीनोफोरा का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, हर किसी का एक फीचर, किसी के पास पोर है, किसी के पास निडोसाइट है, किसी के पास कुछ है। इसके पास रात में चमकना, जैव संदीप्ति, बायोल्यूमिनेंस, प्रकाश को छोड़ना इनका सबसे बड़ा गुण है। नर और मादा अलग अलग नहीं होते, मतलब अलग अलग नहीं होते, इसका मतलब यह है कि ये लोग भी उभय लिंगाश्रय ही होते हैं, ये लोग भी उभय लिंगाश्रय ही होते हैं, और ये एक लिंगी ही, मतलब दोनों आसपास एक साथ ही रहेंगे, द्विलिंगी रहेंगे। जनन केवल और केवल लैंगिक होता है,
जबकि हम देख चुके हैं कि चाहे वो पोरीफेरा हो, चाहे वो सिलेंट्रेटा हो, टीनोफोरा हो, वो दोनों के पास में, याद रखना, उनके पास लैगिक और लैगिक जनन दोनों होते थे। निषेचन बाह्य होता है पहली बार, वेरी एक्सक्लूसिव, ध्यान से सुनना। अभी तक जो हमने पढ़ा था पोरीफेरा में वो अंदर एक आंतरिक निषेचन होता था, इसमें बाह्य निषेचन हो रहा है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन, अप्रत्यक्ष परिवर्धन मतलब लार्वा अवस्था नहीं होती, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब है कि इनके पास डायरेक्टली बच्चे नहीं बनते, लेकिन लार्वल स्टेज नहीं, लार्वल स्टेज नहीं, हर बार लार्वा नहीं बनता, ये कुछ और अलग स्थिति बना लेते हैं अपनी। इसमें एग्जांपल आता है प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना, ये दो एग्जांपल इसके लिए पूछे जाएंगे, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना। ये दो बातें सबसे जरूरी तरीके से पूछी जाती है, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लाना, ये दो जो लिखा हुआ है ये टीनोफोरा का एग्जांपल है और यही मेन कॉन्सेप्ट है इसका। मेरी बात समझ में आई? तो ये मेन पॉइंट है जो टीनोफोरा के ऊपर में आपको पढ़ना है, जिसके ऊपर में क्वेश्चन आपको बना है। टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया, इसका सबसे बड़ा गुण है। अब इसके ऊपर में थोड़ा सा कहानियां बना लेते हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, लाइन बना लेते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है अभी तक। इसके ऊपर में एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम पूरे पॉइंट को पढ़ते हैं कि सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा आवास, फिर उतने पॉइंट बनाओ। जब कहेगा आवास तो याद रखना समुद्री, पहला पार्ट तो यही हो गया। फिर आगे आपसे पूछा जाएगा कि संगठन कैसा है, तो हमने देख लिया कि संगठन जो है उतने ही बिंदुओं पे पढ़ो ना भाई, उतक लेवल का। फिर आगे इनके पास में सम्मिति, तो अभी तक सम्मिति में कोई बदलाव नहीं आया है, मतलब कौन सी सम्मिति है, अरे सम्मिति है। ये वो बातें जो तुम एक लाइन पे पढ़ सकते हो। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके बारे में और बताओ, तो पाचन का कोई दिक्कत ही नहीं है, संवहन का कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जनन आ जाता है। जनन केवल लैंगिक होगा, अलैंगिक इनके पास में नहीं होगा। ये लोग उभय लिंगाश्रयी होते हैं, इसको लिखने का है, कैसे होते हैं, उभय लिंगाश्रयी होते हैं ये लोग, उभय लिंगी, उसी के द्वारा कार्यक्रम चलता है। तीसरी बात निकल कर आती है कि अगर उभय लिंगाश्रयी है तो जो निषेचन है वो अप्रत्यक्ष होगा। निषेचन मतलब क्या बोलना चाहिए, बाहरी होगा, अरे मतलब क्या बोलते उसे, बाह्य निषेचन। कौन सा निषेचन कहते हैं इसको, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको लिखने का है, कैसे होते हैं, उभय लिंगाश्रयी होते हैं लोग, उभय लिंगी, उसी के द्वारा कार्यक्रम चलता है। तीसरी बात निकल कर आती है कि अगर उभय लिंगाश्रयी है तो जो निषेचन है वो अप्रत्यक्ष होगा। निषेचन मतलब क्या बोलना चाहिए, बाहरी होगा, अरे मतलब क्या बोलते उसे, बाह्य निषेचन। कौन सा निषेचन कहते हैं इसको, बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सा कलर बाह्य निषेचन, एक एक करके पढ़ोगे तो तुम्हें भी बढ़िया याद हो जाएगा। फिर आ जाएगा परिवर्धन, एक और दिखा दे। ये कैसा होता है, अप्रत्यक्ष, पर ये एक ऐसा अप्रत्यक्ष है कि लार्वा स्टेज जो होती है ना वो एब्सेंट रहती है। अप्रत्यक्ष है बट लार्वा स्टेज क्या रहेगा इनके पास में, एब्सेंट रहेगा। ये बात आ जाती है जनन को लेकर। फिर पॉइंट आता है कि ठीक है भाई, इनका जो मुख्य लक्षण है वो बताओ। मुख्य लक्षण मेरे हिसाब से इनका जो है वो है बायोल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेंस। क्या कहते हैं हम इसे, यहां पर इसे बायोल्यूमिनेंस, इसे हिंदी में कहते हैं जैव संदीप्ति, जैव संदीप्ति, ये हम इसे कहते हैं। ये सबसे बड़ा गुण है इनके पास में। ये भी बात पूछी जाएगी कि इनके पास में जो पाचन है वो कोशिका के अंदर और बाहर दोनों हो रहा है। अंतः कोशिकीय पाचन हमने कहा है, कोशिकीय पाचन मतलब ये पॉइंट इसलिए तो मैं डबल लिख दे रहा हूं, इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और तुम इससे नोट्स भी बना सकते हो। मतलब इतना पॉइंट ही बस लिख लोगे तो बन जाएगा। अंतः कोशिकीय पाचन, और इसके अलावा दूसरा पॉइंट हो गया हमारे पास, मैंने क्या बताया, अंतराकोशिकीय। ये इसीलिए ताकि तुम्हारा रिवीजन भी बढ़िया होता चला जाए, तुम्हारा एनसीईआरटी हाईलाइट भी क्लियर हो जाए, दैट्स व्हाई एनसीईआरटी भी डाल रखा है हमने। और फिर अपना नोट्स बनाना हो तो ये शॉर्टकट में ये नोट्स भी बना सको। तो
फिर आ जाता है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आता है बेटा प्लूरो ब्रोंकिया एंड दूसरा नाम आता है टीनो प्लाना। ये पॉइंट, इतने सारी जो लाइनें लिखी थी मैंने, वो इतने पॉइंट पे आकर खत्म हो जाती हैं और इतनी चीजों से पॉइंट बनता है। सो आवास, समुद्री संगठन, समिति, जनन, और ये सारा पॉइंट मैंने इस दूसरे फाइलम के बारे में मैंने आपको बता दिया। पक्षमाभी पट्टिकाएं होती हैं, दोनों प्रकार का होता है, सब संगठन, सब कुछ जो है। अच्छा, एक चीज और भूल गए इसमें से, ये भी याद रख लेना, द्विकोरिकी होते हैं, द्विकोरिकी होते हैं। और जब आप इसे द्विकोरिकी कह रहे हैं, इसका मतलब ये होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब इसके पास दो ही त्वचा है, एक का नाम है एक्टोडर्म, ठीक है, और दूसरे का नाम होता है एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म और क्या हो गया, एक्टोडर्म। ये दो चीजें जो है अपने हिसाब से चीजों को कंप्लीट करके रखना है, चीजों को बढ़िया से पढ़ के रखना, चीजें एकदम याद रखना, जो चीज समझ नहीं आए फिर मेरे को बताना। ठीक, ये कहानियां बना के रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बना के रखना है, पढ़ के रखना है, चीजों को जो समझ नहीं आए फिर मुझे बताना। सो 1 मिनट रिवीजन है बेटा। फिर से एक काम करो कि पूरा का पूरा, जब तुम रिवीजन ही कर रहे हो तो पूरा का पूरा पोरीफेरा, आज का तुम्हारा काम यही है कि पूरा का पूरा पोरीफेरा रिवीजन करके रखो। फिर दोबारा याद रखना, फिर पूरा का पूरा जो अपने पास में टीनो मतलब जो सिलेंट्रेटा है, ठीक है, निडारिया, इसको रिवीजन करके रखो पूरा पॉइंट बना के। और तीसरे नंबर पे आप पढ़ लेना, तीसरा वाला पॉइंट हो गया टीनोफोरा। अब हमारे पास में 3 कंप्लीट हो गए, बचे टोटल 7 फाइलम हमारे पास में बचे हुए हैं। और उन 7 फाइलम को हम लोग एक एक करके सबके बारे में बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो पोरीफेरा, निडारिया एंड टीनोफोरा, ये तीनों पॉइंट को बढ़िया रिवीजन करो। जहां पे चीजें नहीं बने फिर हमें बताओ और चीजों को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करना। ठीक है, रिवीजन करना, समझ में आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। ठीक है, फिर सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर अब हम लोग बनाते हैं, कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक के ऊपर पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, टॉपिक बना लेते हैं कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया है वो सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो आज मैंने आप लोगों को मुख्य रूप से सिलेंट्रेटा के बारे में हमने बात किया, थोड़ा हद तक टीनोफोरा के ऊपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले बनाते हैं, फिर एक शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बनाने से पहले पूरा पॉइंट एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करना है, चीजों को बनाना है, देखना है जिसे हमने बनाई है वो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए कि इनके कोरल्स क्या होते हैं, कैसे पॉलिप से बर्ड से वो मेडुसा बनता है, मेडुसा से जो है वो पॉलिप बनता है, कोरल्स क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना कोरल क्या होता है, पॉलिप मेडुसा कैसे बन जाते हैं। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर, पॉलिप कौन है, मेडुसा कौन है, कौन मुक्त प्लावी होता है, कौन जो होता है, जो भी क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, निडारिया क्या होता है, मेटाजेनेसिस जो होता है वो क्या क्या होता है, सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों को एकदम क्लियर रहना चाहिए। निडारिया क्या होता है, इसको सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, इसका हाइपोस्टोम किधर रहेगा, सबको बढ़िया से एक बार पूरा रिवीजन कर लोगे तो कहानियां, टॉपिक जो भी हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। चलो क्वेश्चन बनाते हैं इनके ऊपर में। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये है कि काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल किसका मुख्य लक्षण है। हालांकि अभी हमने इस टॉपिक को पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को ये टॉपिक पता रहना चाहिए। ठीक है, कि काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल किस संघ का मुख्य लक्षण है, बताओ अपने हिसाब से, लगाओ आंसर कुछ भी। बताइए, आपके पास है 2 4 4 5 सेकंड, 6 सेकंड, जितना भी लगे आपको समय, बताइए कि क्या इनमें से सही जवाब होगा और कैसे हम इसको सही ऑप्शंस बनाएंगे। तो काइटिन का बना बाह्य कंकाल किस संघ का मुख्य लक्षण है, मुख्य लक्षण किसका होगा, वो प्लेटिहेल्मिन्थेस का, पोरीफेरा का, आर्थ्रोपोडा का, एनिडा का। क्वेश्चंस बनाए तो चीजों को याद रखना कि आप पोरीफेरा को जानते हो, अभी पूरा नहीं पढ़े हो, लेकिन याद रखना आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच, ठीक है, ये सब जो ग्रुप होते हैं इन सब में आर्थ्रोपोडा होते हैं, और आर्थ्रोपोडा वाला पार्ट जो है उसके पास काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है। काइटिन की सेल वॉल 2 जगह पे होती है। काइटिन, पहली बात तो ये याद रखना कि ये एक तो फंगस में प्रेजेंट होता है, दूसरा आर्थ्रोपोडा में। तो आपने फंगस में पढ़ा होगा इसको, काइटिन को, है ना। तो अभी हमें आर्थ्रोपोडा के ऊपर में बात करनी है कि आर्थ्रोपोडा में इसका सेल वॉल होता है और उसी में चीजें प्रेजेंट रहती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ में, प्रश्न क्रमांक 2।
चार डायग्राम आपको दिख रहे हैं और इन चार डायग्राम में कौन किसका डायग्राम है आपको पढ़ाया गया है, डायग्राम भी दिखाया गया है और आप क्लियर कट देखिए और याद करिए कि कौन किसका डायग्राम है। ये भी सिलेंट्रेट्स है, ये भी सिलेंट्रेट्स है, ये भी सिलेंट्रेट्स है, वो टिनोफोरा का एग्जाम्पल है मान लो। तो ये सभी के सब सिलेंट्रेट का कौन किसका क्या एग्जाम्पल है, कौन पॉलिप कौन मेडुसा किसमें क्या एग्जाम्पल, सारा कुछ आपको पढ़ा गया ही है। आप इसका सही जवाब बस बता दीजिए कि कौन किसमें आता है। नीचे चार ऑप्शंस लिखे हुए हैं, चारों ऑप्शंस को पढ़ो, पहचानो, देखो, जो समझ नहीं आए फिर मुझे बताओ। क्या लगता है आपको? तो देखो, एक तो सबसे पहली बात ये होती है कि ये हमारे पास में जो है ये स्ट्रक्चर, इसे अपन कहते हैं ऑरेलिया। ठीक, ये याद कर लो, नहीं तो याद तो करना पड़ेगा ही, पढ़ाया गया था, ये ऑरेलिया है। ये वाला वर्ड जो आता है इसे अपन कहते हैं एडम्सिया। ठीक है, और यही है वो एडम्सिया जो होता है पॉलिप के फॉर्म में और ये होता है ऑरेलिया मेडुसा के फॉर्म में। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये है नीडोसाइट, नीडोब्लास्ट इसे अपन कहते हैं। इसका डायग्राम तो मैंने बताया था और ये इसका स्टिंगिंग सेल है, स्टिंगिंग, ये स्टिंग है इसका, है ना। और लास्ट वाला वर्ड जो आता है ये टीनोप्लानर एग्जाम्पल, सॉरी मतलब टीनोफोरा का एग्जाम्पल है और टीनोफोरा का एग्जाम्पल यहां पर आता है प्लूरोब्रोंकिया। ठीक है, तो प्लूरोब्रेंकिया जिसे अपन कहते हैं, ब्रेंकिया, ये एग्जाम्पल इसका है। तो इस हिसाब से सही आंसर आपको क्या लगता है? सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन लगता है, ऑरेलिया, एडम्सिया, नीडोब्लास्ट एंड प्लूरोब्रेंकिया। डायग्राम को देखो और उसके हिसाब से फिर अपनी कहानियों को, पॉइंट्स को बढ़िया बढ़िया तरीके से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न की तरफ में आते हैं। प्रश्न को बनाते समय फिर से बार बार कह रहा हूं, अपने पूरे कॉन्सेप्ट को खंगाल डालो कि टॉपिक कैसे प्रश्न बनाएगा, इस पे आसानी से हम कैसे पॉइंट बना सकते हैं, कैसे पूरा चीज बनता है, सब कुछ बनना चाहिए। बताओ, निम्न जीवों में से कौन है जो पूर्णतः अपरजीवी रूप है, मतलब वो परजीवी के रूप में कभी भी नहीं रहता, इनमें से कोई ऐसा रूप ही नहीं है जो उसमें परजीवी के तौर पर रहे। बताओ, समुद्री एनिमोन, फीता कृमि, जोंक या मच्छर? क्या लगता है आपको कि इनमें से क्या ऐसा होगा जो समुद्री एनिमोन, फीता कृमि, जोंक, मच्छर जो कभी परजीवी तौर पर है, अपरजीवी रूप है, पूर्णतः अपरजीवी, परजीवी तौर पर कभी रहता ही नहीं। मच्छर परजीवी तौर पर है, भले बाह्य परजीवी है, एक्टोपैरासाइट है। फीता कृमि है, वो हमारे एंडोपैरासाइट, पेट के अंदर रहता है। जोंक है, ये भी बाह्य परजीवी है। लीच, ये तीनों परजीवी हैं। समुद्री एनिमोन के बारे में ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये पूर्ण परजीवी है, तो याद रखना कि पूर्णतः अपरजीवी है, इसमें कोई भी ऐसा गुण नहीं है कि ये किसी के ऊपर निर्भर रहता हो अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका सबसे सही जवाब यही होगा और ये आंसर है समुद्री एनिमोन। समुद्री एनिमोन मैंने पढ़ाया था, सी एनिमोन। ठीक है, सी एनिमोन इसे कहते हैं और इसका जैसे मतलब नॉर्मल भी पढ़ते हैं तो उसको कई बार जो है एडम्सिया भी कहते हैं ना, एडम्सिया, सी एनिमोन इसका नाम होता है, एडम्सिया है ना, उसका एग्जाम्पल है ये टीनोफोरा, सॉरी प्लेटिक सिलेंट्रेट्स का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, दंश पुटिका क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। इसका भी सही सवाल सोचिए और बताइए। दंश पुटिका निमोटेसिस्ट इसमें पाई जाती हैं, किसमें दंश कोशिका होती है, आपको क्या लगता है? ठीक है, जो दंश कोशिका जिसका नाम है उस कोशिका को किसमें प्रेजेंट होता है? कोशिका किसमें प्रेजेंट होती है और उसकी खास बात क्या है बताओ? ततैया व मधुमक्खी में होती है या फिर बिच्छू और कोबरा में, समुद्री पिच या सी फैन में होती है, सी पेन एंड सी फैन दो होता है, कैक्टस व वीनस फ्लाई ट्रैप, आपको क्या लगता है? कैक्टस और वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है, इसमें तो सवाल ही नहीं होता। समुद्री पिच या सी फैन में होता है या फिर हमारे पास में बिच्छू व कोबरा में होता है, ततैया या मधुमक्खी में होता है। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, ततैया और मधुमक्खी जो होते हैं ये आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ये लोग आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास में बिच्छू और कोबरा, बिच्छू जो है याद रखना ये आता है, इसमें से ये आता है आर्थ्रोपोडा में। एग्जाम्पल्स को बार बार रिवीजन करना। कोबरा जो आता है ये आता है क्या बोलते हैं, रेप्टाइला में, रेप्टाइला। ठीक है, ये तो अभी यहां तक हम लोग पढ़े ही नहीं है। सी पिच और सी फैन ये दोनों के दोनों याद रखना, ये आते हैं हमेशा सीलेन ट्रेटा में और इसी का दूसरा नाम होता है निडारिया।
क्या नाम होता है? निडारिया। तो निडारिया और सिलेंट्रेट एग्जाम्पल है। सी फैन, सी पिच, कैक्टस और वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है ये तो प्लांट है, तो इसमें सवाल ही नहीं होता। तो सही जवाब जो बनता है वो सी ऑप्शन है। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जो है वो सी बनेगा। अब हम पहुंच गए प्रश्न क्रमांक 5वें की तरफ में। क्वेश्चन को सुनिए, ध्यान से सुनिए और उसके बाद कॉन्सेप्ट को लगाकर आंसर बताना। नीचे दी गई विशेषता इनमें से किस द्वारा दर्शाई जाती है? कौन है जो इसे दर्शाता है? बाह्य कोशिकी एवं अंतः कोशिकी पाचन, क्या ये सही जवाब है? बाह्य कोशिकी एवं अंतः कोशिकी पाचन विशिष्ट नहीं, मतलब क्या सही जवाब है? ये 4 गुण किसके हैं, है ना? बाह्य कोशिकी अंतः कोशिकी पाचन भी कर रहे हैं, विशिष्ट रूप से समुद्री है, अरीय सममिति है, द्विकोरकी है, उतक स्तर का संगठन है, बहुत बढ़िया, उभयलिंगी है, बाह्य निषेचन है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन है और कोई भी अलैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता है। आपको इनमें से क्या कॉन्सेप्ट सही लग रहा है? अब एकदम एक एक करके सबके कॉन्सेप्ट को बढ़िया बता दिया है कि इनमें से क्या कॉन्सेप्ट एकदम सही होगा। अब देखो, अगर कहा जा रहा है कि सम्मिति है अरीय वाली और द्विकोरकी है और उतक स्तर का संगठन है, तो 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो सिलेंट्रेटा या तो टीनोफोरा। लेकिन सिलेंट्रेट्स के पास में निषेचन जो होता है वो मतलब जो अलैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी, उसमें बडिंग भी पाया जाता है। पता होगा आपको, पॉलिप से मेडुसा बनाने के लिए अलैंगिक जनन की आवश्यकता होती है। तो ये जो कंकत पट्टिकाओं की उपस्थिति है, कंकत पट्टियों का मतलब होता है इनके पास में भी टेंटिकल्स की पट्टिकाएं भी होती हैं। तो सबसे सही जवाब जो है मेरे हिसाब से सी बनता है। ये सारे गुण प्लूरोब्रैंकिया के हैं और वो आता है टीनोफोरा। सो टीनोफोरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का मुझे जो लगता है वो सबसे सही जवाब टीनोफोरा ही है। टीनोफोरा से ही सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया बन जाएंगे इस प्रश्न के ऊपर में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ में। 6 नंबर का प्रश्न आपको क्या लगता है, अब ये बताइएगा। 6वें नंबर के प्रश्न के विचार बारे में आपका क्या विचार है, अब से बताइए। निम्न में से कौन सा कथन स्पंज के लिए बिना अपवाद के सत्य है? मतलब उसमें बिना अपवाद मतलब कैल्शियम जो भी बोला जाए स्पॉन्ज यानी पोरीफेरा में ये होगा ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शंस है नहीं। बिना अपवाद के सत्य सबके पास पाया जाएगा। इन सभी में कैल्सेरियस कंटिकाएं पाई जाती हैं, सबके पास कैल्शियम की बनी कंटिकाएं पाई जाएंगी। इनमें पुनर्जनन की क्षमता होती है, रीजनरेशन की। ये केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं और ये सभी अरीय सममिति होते हैं। आपको क्या लगता है निम्न में से कौन सी ऐसी बात है जो लगभग सभी में एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पाया जाता है बिना अपवाद के? क्या लगता है आपको? देखो, अब ये आंसर जो है पहला तो गलत होगा क्योंकि कैल्शियम की पट्टिकाएं नहीं, स्पॉन्जन की पट्टिकाएं होती है। पुनर्जनन की क्षमता समुद्री जल का नहीं, इसका भी अपवाद है स्पॉन्जिला, ये बताया था मैंने आप लोगों को, स्पॉन्जिला ये अपवाद है इसका। इसके बाद हमारे पास में सभी अरीय सममिति होते हैं, गलत जवाब, ये सममिति ही नहीं होती, किसी किसी में होता है लेकिन इन सब में असम्मित होते हैं, असम्मित होता है, सम्मिति कुछ हद तक इनमें पाई ही नहीं जाती। तो सही जवाब जो है यहाँ पर याद रखना पुनर्जनन की क्षमता। इन सब के पास में एक बॉडी से दूसरी बॉडी, हर एक खंड जो है एक नया बॉडी पुनर्जनन रीजनरेशन की क्षमता इनके पास में होती है और इससे वो बॉडी स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर सही जवाब होगा। प्रश्न क्रमांक 7वें की तरफ में चल रहे हैं। अब 7वें नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर बताइएगा। नीचे दिए गए कथन एक संघ की कुछ विशेषताओं को दर्शाते हैं, इसे पहचानिए। इनमें से कौन सा कथन जो है, ये जो सारे कथन हैं वो कौन से संघ के बारे में बात कर रहे हैं, इसको सुनना। उतक अनुपस्थित था, आंतरिक उतक अनुपस्थित मतलब उतक नहीं है इनके पास में, आंतरिक निषेचन हो रहा है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन हो रहा है, ऑस्टिया बहुत सारे हैं, ऑस्कुलम एक है, नाल तंत्र युक्त स्पंजी गुहा है। अब इतना पढ़ते ही तुम्हें मतलब अभी तक अपने पॉइंट पे पहुंच जाना है कि अगर उतक नहीं है मतलब कोशिकीय स्तर संगठन है, आंतरिक निषेचन हो रहा है, ठीक है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन है मतलब लार्वल स्टेज है, ऑस्टिया बहुत सारे हैं, ऑस्कुलम एक ही है, नाल तंत्र युक्त स्ट्रक्चर है, और क्या इनमें से सबसे सही आपको लगता है? अच्छा, उभयलिंगी भी है या हर्मोफ्रोडाइट भी? अब बताओ ये क्या निडेरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नाल तंत्र और ऑस्टिया ऑस्कुलम, या पोरीफेरा या प्लेटीहेलमिन्थीज या फिर टीनोफोरा? क्या लगता है आपको?
क्या लगता है? डेफिनेटली ये जो है वो पोरिफेरा का आंसर है, बी इसका सही जवाब है। आप भी सही जवाब दीजिएगा, बी पोरिफेरा का, क्योंकि नाल तंत्र, ऑस्टिया, ऑस्कुलम ये सब पोरिफेरा के ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, इसके बाद हम पहुंच गए 8वें नंबर के प्रश्न में कि 8वें नंबर के प्रश्न में क्या सही हो सकता है। निम्न चित्र में से ए बी सी को पहचानिए और सही विकल्प को चुनो। बताओ इनमें से सही विकल्प कौन सा है और उसकी सबसे सही बात क्या है। ए जो है वो किसका एग्जाम्पल है, बी किसका है, सी किसका, तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताया हुआ है। आप बताएंगे इसमें से क्या आंसर सही लग रहा है आपको। ठीक है, कौन बॉथ स्पॉन्ज है, कौन साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, साइकॉन, इसके सिर्फ पोरिफेरा के बारे में ही सवाल पूछा जा रहा है, सिर्फ पोरिफेरा ही इसमें मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिलोंग करता है। बताइएगा, मैंने सिर्फ ज्यादातर क्वेश्चन पोरिफेरा के इर्द गिर्द ही घूमे हैं और पूछे हैं, तो पोरिफेरा के इर्द गिर्द ही सारे सवालों को बढ़िया से आपको बनाना है। बताइए। तो सही जवाब जो है वो साइकॉन, स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। मैंने बताया था ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साइकॉन, स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला ये तीनों उसके सबसे सही जवाब हो सकते हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्नों को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। सो व्हाट वी लर्न टुडे, आज हमने बेटा पूरी तरीके से जो है ना दो एक फाइलम के ऊपर में या पूरी तरीके से हमने मुख्य रूप से समझा है पोरिफेरा क्या चीज होता है और दूसरा वर्ड आता है सिलेंट्रेटा क्या होता है। जितने बार आप इसको रिवीजन करते जाएंगे उतना ही बेहतर आपके साथ ये टॉपिक समझ में आता जाएगा। जो सिलेंट्रेट है वो क्या है, पोरिफेरा क्या है, इन सब के कॉन्सेप्ट, इन सब की कहानियां, सारा कुछ जितना बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे उतना आपके लिए बढ़िया बेहतर होगा। ठीक है, बाकी खुद के क्वेश्चन खुद से बनाइए, जो टॉपिक समझ में नहीं आए फिर आप मुझे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो खूब सारे क्वेश्चन और भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बहुत सारे मन जो भी आपको प्रश्न बनाने का करे उसको बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखना।